बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे और चेहरे पे पसीना आ रहा था। वो औरत उस वक्त मेरे सामने बैठी थी और उसने मुझे ऐसी बात बताई थी कि मेरी हालत गैर हो गई थी। वो अपने चेहरे पे दोनों हाथ रख के रो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दुख की वजह मैं भी हूँ। मैंने कहा, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। वो अचानक से आंसू साफ करती हुई उठी और मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ के अपनी नज़रों के सामने करके कहने लगी कि मर्द हो ना तुम। मैंने कहा कि हाँ हूँ। तो उसने कहा कि तो फिर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, मदद करो मेरी। मैंने कहा कि मर्द हूँ लेकिन सिर्फ मर्द होना काफ़ी नहीं है, मैं यहाँ से तुम्हें नहीं निकाल सकता। उसने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, पर मैंने माजरत कर ली। मुझे क्या पता था कि वो औरत दुखों की इतनी मारी थी कि कोई भी इंतहाई कदम उठाने को तैयार थी। मुझे लगा कि शायद वो खुदकुशी कर लेगी, लेकिन उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसने इस माशरे की एक बहुत ही बड़ी हकीकत से जंग शुरू कर दी। और उसकी कहानी सुनाते हुए आज भी मैं हैरान हूँ कि वो ये जंग जीत कैसे गई। उसका नाम महानूर था। मैंने ये नाम पहली दफ़ा सुना था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसी कि जैसे मासूम सी एक तितली जिसको इस माशरे ने अपनी खरदरी बाजुओं में जकड़ लिया था, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी और उसे जेल में लाया जा चुका था। मैं ईरान की जेल में सफाई करने का काम करता था। ये औरतों की जेल थी। मेरी उम्र 19 साल थी। मुझे ये काम भी बड़ी मुश्किल से मिला था। मैं दिखने में खूबसूरत था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बदसूरत थी कि मेरी खूबसूरती का कोई फ़ायदा ना था। और जैसे मैंने उस लड़की को देखा, मेरा दिल उसी का हो गया, क्योंकि वो मेरी हम उम्र भी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो नज़रें झुकाए चलती आ रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके घुटनों से भी नीचे जा रहे थे। आसपास औरतें अपने जेल खानों में खड़ी उसको देख रही थी। कोई उसे देखकर हैरान था तो कोई हंस रहा था, लेकिन कुछ औरतें उससे डर भी रही थी। मैंने बाद में बावर्ची से पूछा कि ये क्या मामला है, इतनी प्यारी लड़की को यहाँ लाया गया है, वो भी ऐसे कि जैसे कोई किसी खतरनाक मुजरिम को लाया जाता है। इसने क्या किया है, वो तो शायद मक्खी भी नहीं मार सकती। बावर्ची ने कहा कि फिर तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे सब लोग मक्खियों को मार के आए हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने कहा कि औरत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। औरत के 1000 रूप होते हैं और सारी खतरनाक होती हैं। वो माँ होती है तो तब भी जिद्दी और वहमी होती है। बीवी बनती है तो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज बन जाती है। दोस्त बनती है तो दोस्ती के लिए जान देने को भी तैयार हो जाती है। और बेटी होती है तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है कि सारी दुनिया याद रखती है। उसने भी बहुत बड़ा गुनाह किया था, इसीलिए उसे यहाँ लाया गया। लेकिन उसकी सज़ा सिर्फ इस जेल में आना नहीं है, उसकी सज़ा तो अभी शुरू होगी। बावर्ची ने तो ऐसे कहा कि जैसे वो सब कुछ जानता है। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा कि तुमने देखा नहीं वो कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ, यहाँ और भी लड़कियाँ खूबसूरत हैं, लेकिन वो वाकई बहुत प्यारी है। उसने कहा कि बस फिर उसकी किस्मत बहुत ही बदतरीन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आती है वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत होती है। मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मामला क्या है। मैं उस जेल के गुस्ल खाने और बाथरूम वगैरह साफ़ किया करता था। वैसे तो मुझे पूरी जेल को साफ़ करने का काम मिला था, लेकिन मेरे साथ और लोग भी थे और मैं नया था, इसलिए वो मेरी ड्यूटी बाथरूम में लगा देते थे। मैं उम्र में भी कम था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन गुस्ल खाना साफ़ करने लगा तो अंदर वही लड़की बैठी थी। शायद वो नहाने के लिए आई थी। यहाँ पे सख्त पहरा था। कोई नहाने के बहाने या बाथरूम के बहाने यहाँ से भाग नहीं सकता था। ये ईरान की जेल थी, कोई मजाक नहीं था। मैं पीछे हट गया और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठी हैं, माफ़ कीजिएगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। वो एक पतली सी जाली के पीछे बैठी थी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से आहें निकलने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको, तो कहने लगी कि बहुत तकलीफ में हूँ मैं। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया है। उसने कहा कि तुम्हें बता के क्या करूँ, तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा कि बस ऐसे ही पूछ लिया था, पता नहीं मैं क्यों आपसे ये सवाल पूछ बैठा। मैं हर किसी से ऐसा सवाल नहीं करता, लेकिन आप मुझे अच्छी लगी हैं। उसने कहा कि अच्छा, कोई नई बात करो, जाहिर है वो तो किसी को भी अच्छी लग सकती थी। मैं पता नहीं क्यों वहाँ पे खड़ा था और उसके सामने कंफ्यूज भी हो रहा था। मैं वहाँ से चला गया। रात हुई तो मुझे हलचल की आवाज़ आई। मैं यहीं पर सोया करता था, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था और ये नौकरी मैंने इसीलिए की थी कि मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाती है और खाने को खाना भी। मैंने देखा कि हवा में किसी लड़की की चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे वो कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मुझे नहीं लेके जाओ। मैंने कहा कि क्या किसी को फांसी काट की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये लोग फांसी नहीं दिया करते थे।
और औरतों को ज़्यादातर फांसी नहीं दी जाती थी। बहुत ही कम केस ऐसे होते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा। पता नहीं मेरे अंदर क्या तजस्सुस जागा कि मैंने ये फैसला किया कि मुझे पता करना है आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर के बाद ये देख के हैरान रह गया कि वो आवाज़ जेलर के कमरे से आ रही थी, लेकिन उस टाइम वो वहाँ पर आराम से सो रहे होते थे। लेकिन ये आवाज़ तो किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की थी। वो सिसक सिसक के रो रही थी। आवाज़ से मालूम होता था कि कोई खूबसूरत लड़की है। मुझे ये आवाज़ महनूर जैसी लग रही थी क्योंकि मैंने उससे बातें की थी, लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकती थी? वो तो उस टाइम अपनी जेल में होगी। सुबह हुई तो फिर से वो गुसल खाने में बैठी थी। पता नहीं क्यों वो सुबह सुबह ही आके गुसल खाने में बैठ जाती, और मैं सुबह इसलिए जाता था कि उस टाइम कोई जागता नहीं तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। पर वो पहले से ही वहाँ बैठी थी और इस दफ़ा फिर दर्द से करा रही थी। मैंने इस दफ़ा उसे कह दिया कि जो भी करना है जल्दी करो, और वो अचानक से चिल्ला उठी। उसने कहा कि तुम्हें जल्दी की पड़ी है, यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि जो जेल में आ जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है, और वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा करके ही आता है जिसकी वजह से उसे जेल भेजा जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी अभी बर्बाद नहीं हुई, उस पल बर्बाद हुई थी जब तुमने गुनाह किया था। उसने कहा कि तुम्हें किसी ने कहा कि मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने कहा फिर क्या यहाँ सैर करने के लिए आई हो? वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी, जबकि मैं पहले आराम से बोल रहा था। तो फिर मैंने भी थोड़ा बदतमीजी से काम लिया। वहाँ से उठकर चली गई। ठीक तरह से अपने कपड़े समेट के भी नहीं गई थी। मैं जब गुसल खाना साफ करने लगा तो मैंने देखा कि गुसल खाने में एक जगह फटकरी पड़ी हुई थी। शायद वो इसको इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फटकरी का आखिर क्या कर रही थी? मैंने फटकरी पहले भी उस जेल में कई दफ़ा देखी थी। यहाँ के गुसल खानों में मुझे अक्सर फटकरी पड़ी हुई मिलती थी। मैं उसको साइड पर रख देता क्योंकि सुना था कि ये बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, और कभी कभी तो कुछ औरतें मुझसे पूछती भी थी कि आपने हमारी फटकरी देखी है क्या? हमने गुसल खाने में छोड़ दी थी। मैं उनको बता देता था कि मैंने ऊपर बने हुए डब्बे में रख दी है, वहाँ से उठा ले। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये औरतें इस चीज़ का क्या करती थी। यहाँ पर उनको बुनियादी चीज़ें फराहम नहीं की जाती थी। ये जेल थी, कोई ड्राइंग रूम या घर नहीं था। अगर किसी को कोई चोट लग जाती तो उसको इलाज के लिए भेज दिया जाता था, जो कि अंदर ही एक हिस्सा बनाया गया था, वहाँ पे इलाज होता था। लेकिन ये फटकरी का आखिर क्या करती थी कि उनके पास इतनी ज़्यादा मिकदार में फटकरियाँ पड़ी होती थी? मैं आते जाते मनूर को देखता, वो भी अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे देख रही होती थी। सब लोग उससे दूर रहते थे, कोई उसके पास नहीं बैठता था। वो अकेली बैठ के खाना खाती और कोई उसे काम भी नहीं कहता था। लेकिन रात होती तो मुझे सुप्रीडेंट के कमरे से उसकी आवाज़ें आती थी। अब मैंने उसकी आवाज़ को अच्छी तरह पहचान लिया था, और फिर वो पूरा दिन उदास रहती थी और अक्सर रोती रहती थी। मैंने एक दिन एक औरत से पूछ लिया कि इसका क्या किस्सा है। ये औरत यहाँ पर काफ़ी अरसे से थी, अगर मेरी अम्मी की उम्र की थी। मुझे अपना बेटा कहती थी कि तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है, लेकिन उस बेटे को मार दिया गया था, और उसी का बदला लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई। और मुझे अपने बेटे के नाम से पुकारती थी, कहती थी कि मैं तुम्हें उसके नाम से पुकारा करूँगी। वो इस जेल की सबसे बुजुर्ग कहती थी। मैंने उनसे पूछा कि ये मनूर की क्या कहानी है, शायद उसने सबको सुनाई हो। उसने कहा कि हाँ, कहानी तो सुनाई है, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मुझे भी सुननी है। वो औरत बैठ के सब्जी काट रही थी। मैं भी उसके पास जाके बैठ गया। मैंने कहा कि मुझे भी कहानी सुनाई, और फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गया। मुझे भी महनूर से डर लगने लगा। उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जवान और कमसन है, खूबसूरत लड़की है, और इसका एक ख़ानदान था। ये किसी लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, पर उससे कोई और लड़का शादी करना चाहता था। उसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। पर ये इस बात को ठीक तरह से समझी नहीं। उसने सोचा कि बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया, कुछ नहीं होगा। उसकी शादी उसकी मनपसंद जगह पर होने लगी तो शादी वाले दिन ही वो लड़का बहुत सारे लोगों को लेकर आ गया और उसने उसके सारे खानदान को मार डाला। मैंने कहा कि फिर इस लड़के को पकड़ना चाहिए था, इस बेचारी को जेल में क्यों डाल दिया। ये सुनकर तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि आपकी शादी वाले दिन ही आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, और फिर जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं वो भी इस दुनिया में ना रहे तो जाहिर है इंसान पर कितना बड़ा जुल्म होता है। उसने कहा कि उस लड़के को कैसे जेल में डालेंगे, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने कहा कि उसे किसने मारा, तो उसने कहा कि महनूर ने, और सिर्फ उसने मारा नहीं, उसने उसे इबरत का निशान बनाया है। इतना बुरा किया है उसके साथ कि मैं भी नहीं बता सकती। लोगों को ये किस्सा सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। ये अचानक से एक दिन रात के वक्त उसके घर में चली गई। वो समझा कि यह हार मान के मेरे पास आ गई है और अब मेरी बाहों में आ जाएगी, मेरे साथ रहेगी, और इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। लेकिन इसने जो उसका हाल किया, बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसीलिए
सब लोग उससे डर रहे हैं कि ये छटांक भर की लड़की असल में बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अब इसको किसी बात का डर नहीं है, इसकी इज्जत भी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा कि इज्जत किसने ख़त्म कर डाली? उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आजकल जेलर साहिब की मंजूर नज़र कौन है? मंजूर नज़र तो किसी शहजादे या बादशाह की कनीज़ को कहते हैं। जाहिर है वो आंटी तंज में आके ये बात कर रही थी कि आजकल जेलर साहिब की मंजूर नज़र कौन थी। ये तो मुझे भी पता था कि जेलर बड़ा ही आशिक मिजाज आदमी था, लेकिन ये नहीं पता था कि आजकल महनूर उसके हत्थे चढ़ी हुई थी। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खलिश थी। मैं उस लड़की को पसंद कर बैठा था। उसकी कहानी सुनने के बाद शायद मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कभी ना करता, लेकिन उसके साथ बुरा हो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने कहा कि हाँ, उसने तो पहले दिन ही उसको देख लिया था। फिर ऐसा हुआ कि उसको उस जेल के अलावा कहीं और भेज रहे थे, पर उसने कहा कि नहीं, इस जेल में ही जगह बना ले, क्योंकि जगह तो उसके दिल में बन गई थी। मैंने कहा कि आंटी, दिल में जगह बनी होती तो ये सब कुछ ना करता। उसके दिल में जगह नहीं है, उसके दिल में सिर्फ बुराई का इरादा है। उसने कहा कि ठीक कह रहे हो तुम, उस लड़की के साथ गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये सब कुछ होता ही रहता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि एक इंसान को सज़ा के तौर पर जेल में डाल दिया जाए और फिर उसको सज़ा के ऊपर भी सज़ा दी जाती है। उसने कहा कि जेलों में यही सब कुछ होता है, और सिर्फ इस शहर में या इस जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में होता है, हर जगह होता है। ये जेलों में कैद औरतें तो लोगों के लिए आसान शिकार होती हैं, इनके आगे पीछे तो कोई होता नहीं है। ये खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके यहाँ पर आई होती हैं, या किसी और ने इनके साथ बुरा किया होता है, फिर इनके ऊपर लोग और जुल्म करते हैं और इस बात को ज़्यादा मायूब और बुरा नहीं समझते। पर मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि कोई भी जवान और ख़ूबसूरत लड़की जेल में ना आए। इससे अच्छा तो वो खुदकुशी कर ले, कम से कम उसको सुकून तो मिल जाएगा। यहाँ पर तो ज़िंदगी बहुत बुरी है, तुम्हें क्या बताएं बेटा। यहाँ पर हर जगह सिर्फ ज़ख्म ही ज़ख्म है, और इन ज़ख्मों को बर्दाश्त करती हुई ये औरतें हैं, इनकी शक्लें देखो। इन्होंने कुछ बुरा किया होगा, कोई गलती की होगी, तभी यहाँ पे सज़ा काटने के लिए आई हैं। लेकिन जब सज़ा काट रही हैं तो फिर ये तो इससे भी बड़ा जुल्म है ना कि इनके साथ मजीद कुछ बुरा किया जाए। ये तो पहले अपनी सज़ा भुगत रही हैं, वो बेगुनाह नहीं है, लेकिन अब जो इसके साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। जेलर साहिब तो जैसे इसी के होके रह गए हैं, एक दिन का भी आराम नहीं मिल रहा इसको। मैं दिल में सोचने लगा कि तभी तो रोज़ रात को मुझे इसके रोने की आवाज़ आती है। 2-3 दिन मेरा इससे सामना नहीं हुआ, लेकिन एक दिन फिर सुबह सुबह सामना हो गया। मैं फिर से पीछे हट के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा बोलो। मैं तो उसका कोई भी काम करने को तैयार था, अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। उसने कहा कि मुझे फटकरी ला दोगे। मैंने कहा कि फटकरी का क्या करना है तुमने? उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता फटकरी से क्या करते हैं? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि जख्मों को साफ करती हैं, अगर इसे पानी में भिगो के जख्म पे मल दो तो जख्म खराब नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता और जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ला दूंगा। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसों के बदले अगर कोई तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैंने उसे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो? उसने कहा कि एक औरत के पास किसी मर्द को देने के लिए बहुत कुछ होता है। मैंने कहा कि मैं इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ, आइंदा ये ख्याल भी अपने दिल में न लाना। मैं तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात रखता हूँ, तुम मुझे सबकी तरह मत समझना। मैंने गुस्से में ये बात बोल दी और उसने मुझे हैरान होकर पहली दफ़ा देखा था। वो मेरी आंखों में देख रही थी। उस वक्त वो जिस तरह के कपड़ों में थी उसके पूरे जिस्म पे पानी गिरा हुआ था। मैं भी उसे देखना चाहता था, लेकिन मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में दिल में इस तरह के ख्यालात नहीं आते। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। उसने कहा कि पहली मोहब्बत ने ही तो बर्बाद किया है मुझे, अपनी मोहब्बत ने भी और किसी और की मोहब्बत ने भी। पर वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था, इसलिए ज़िद में आके उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ तुम्हें चाहिए मैं ला दूंगा। मैं बाज़ार से उसके लिए काफ़ी सारी फटकरी ले आया तो उसने कहा कि ये कम है, मुझे और चाहिए। मैंने कहा कि पर दुकान वाला तो कह रहा था इसका एक टुकड़ा ही काफ़ी होता है, तुम इतनी सारी फटकरी का क्या करोगी? उसने कहा कि बस तुम मुझे फटकरी ला के दे दो, अगर मदद नहीं कर सकते तो भी बता दो। वो फ़ौरन से गुस्सा हो जाती थी, जाहिर है उसकी हालत ही ऐसी थी, मैं समझ सकता था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें और फटकरी ला दूंगा। मैं उसके लिए और भी ले आया। अब वो खुश हो गई। बाकी औरतें भी फटकरी का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिकदार में मंगवाई थी। पता नहीं ये क्या करना चाहती थी। जेलर साहिब आजकल बड़े खुश फिरते थे, पूरा दिन बड़ी एनर्जी में रहते थे, किसी को
जुल्म करके किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके ये शख्स कितना खुश नज़र आ रहा था। मेरे लिए तो ऐसा ही बन गया था जैसे मेरा दुश्मन है। कभी कभी दिल करता था कि ये जो मेरे हाथ में जारू है इसके सर पे दे मारूं और इसको इस दुनिया से ही भेज दूं ताकि महनूर की जान तो छूट जाए। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो उतनी ही मेरे दिल में समा रही थी। अब मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और मेरी ये मोहब्बत मुंह जोर हो गई थी। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। वो जैसी भी है, जो भी है, मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। मैं उसे सारी ज़िंदगी अपने सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी। हमारे नसीब में इतना बड़ा इम्तहान आ गया था कि मैं एक मामूली सा आदमी था, कुछ कर नहीं सकता था और वो एक जेल की कैदी थी। हमारी मोहब्बत का तो कोई अंजाम नहीं होने वाला था। एक दिन मैंने उसे देखा, वो दर्द से रो रही थी। मैंने कहा कि ये सब तुम्हारे साथ जेलर ने किया है ना? उसने कहा हाँ, और तुम मर्द हो, फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद वाकई में नहीं कर सकता। मैं मर्द तो हूँ लेकिन वो जेलर है और मैं यहाँ पे काम करने वाला एक मामूली सा जमादार हूँ। मैं कैसे उसके मुकाबले खड़े हो सकता हूँ? उसने कहा कि किसी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए क्या उसके साथ ही पोस्ट पे होना ज़रूरी होता है? मैंने कहा कि नहीं। उसने मुझे झटक के छोड़ दिया और कहा कि फिर क्या सोचते रहते हो तुम? एक तरफ तो लोगों को कहते फिरते हो कि मुझसे मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ मेरी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि नहीं, अभी जो मैं चाहती हूँ वो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। यानी वो क्या सोचती थी, उसके दिमाग में क्या प्लान बनते रहते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। वो पूरा दिन खामोश रहती थी। अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। कभी कभी उन आंटी से बात कर लेती थी और वो भी मुझे बताती थी कि तुमने शायद किसी से कहा था कि तुम्हें महनूर अच्छी लगती है और ये बात उस तक पहुंच गई है। मैंने कहा कि फिर उसने क्या रद्द-ए-अमल दिया? तो आंटी ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो खामोश रही। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। सबको पता था कि जेलर रोज़ रात को महनूर को अपने कमरे में बुलाता है। कुछ लोग उसको बड़ा खुशकिस्मत कह रहे थे और कुछ लोग बहुत बड़ा जालिम। औरतें तो उससे तंगी रहती थी। सिर्फ महनूर ही नहीं, जो भी प्यारी और खूबसूरत लड़की आती वो उसके रेडार पे आ जाती थी और वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेता था। आंटी ने ठीक कहा था, उन औरतों के आगे पीछे तो कोई था नहीं जो उनको बचाता और ये खुद भी अपने आप को किस लिए बचाती? उनको तो पहले ही यहाँ पे फेंक दिया गया है। मुझे तो उस जेलर की शक्ल से ही नफरत हो गई थी। एक लंबे कद का काला सा आदमी चलता था तो गोया ज़मीन हिलती थी और आजकल वो उस लड़की के साथ था जिससे मैं मोहब्बत कर बैठा था। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की थी। दिन रात जलता कढ़ता रहता था, सोचता रहता था कि क्या करूं, किस तरह उसकी मदद करूं। जो वो सुबह सुबह गुसल खाने में बैठी दर्द से चिल्ला रही होती थी, मैं उसको देख तो नहीं पाता था। शायद वो अपने जख्मों को धो रही होती थी, लेकिन उसे कितना दर्द हो रहा होता था ये उसकी आंखों से ही अंदाज़ा हो जाता था। मदद तो करना चाहता था लेकिन बहुत बेबस था। पर फिर एक दिन मेरे कानों ने एक अजीब सी खबर सुनी और मैं हैरान रह गया। जेलर को सुबह सुबह ही उठा के लाए थे। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था। पहले एक उल्टी करता, फिर दूसरी उल्टी। ऐसा लगता था कि उसके जिस्म का सारा पानी निकल जाएगा। जब तक कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने का इंतज़ाम हुआ, उसने इतनी उल्टियाँ की, मैंने किसी इंसान को पहली दफ़ा ऐसी इतनी उल्टियाँ करते हुए देखा था। ऐसे लगता था कि कोई फिल्म चल रही है जिसमें उससे ये सब कुछ नकल में करवाया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत था। सब कह रहे थे कि रात को इसने छोटा गोश्त खाया था, इसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। इसको अस्पताल ले गए लेकिन पता चला कि रास्ते में ही उसकी जान चली गई क्योंकि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी, वो भी ख़तरनाक हद तक। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था और वो मर गया। अब ये बात हर तरफ फैल गई कि जेलर बीमार होके मर गया, बीमारी से मर गया। उसे गोश्त खाने का बहुत शौक था, उसने गोश्त खाया और वो इस दुनिया से चला गया। उसे उल्टियाँ लग गई थी। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद जिसको यहाँ पर जेलर के फ़राइज़ के लिए रखा गया वो खुद एक औरत ही थी। अब सब औरतों ने सुक्का सांस लिया और ये औरत बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि इंसान इंसान होता है और इंसानी हुकूक का एक अपना दायरा है। ये सब औरतें कैदी ज़रूर हैं लेकिन सब इंसान हैं, इसलिए मैं इनके साथ अच्छा रवैया रखूँगी। उसने वाकई आते ही बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा। जो जो चीज़ कम थी उसने उसका इंतज़ाम किया था और औरतों की बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम करने का वादा किया था। एक दिन मैंने महनूर को देखा, वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये जेल के अंदर ही बनी खुली सी जगह थी जहाँ पे दिन भर औरतें सफाई सुथराई का काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। मैंने कहा कि आज तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है,
कहने लगी कि मेरे साथ बुरा करने वाले से बदला जो ले लिया। मैंने कहा कि उस शख्स से जिसने तुम्हारे घर वालों को मारा था। तो कहने लगी कि नहीं, वो नहीं, मैं जेलर की बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि तुमने कैसे उससे बदला ले लिया, वो तो बीमार होके मरा है। उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसको बीमार करने वाली मैं ही थी। मैंने कहा कि तुमने उसे कैसे बीमार किया। मैं तो हैरान हो रहा था, लेकिन फिर भी उससे ये सब कुछ जानना चाहता था। उसने कहा कि मैंने उसकी खाने में फटकरी मिला दी थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया से चला गया। और ज़िंदगी भर ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि वो बीमारी से मरा है। ना तो किसी ने उसको जान से मारा है, ना ही किसी ने उस पर हमला किया है। मैंने कहा कि मुझे तुमसे डर लग रहा है महानूर, तुम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो। कहने लगी कि हाँ, माशरे ने बना दिया है, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो यहाँ पे मेरे एक लोटे दोस्त हो, तभी तो तुम्हें ये सब कुछ बताया है। जब उसने मुझसे प्यार से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, मुझसे अपने दिल की बात कर लेती है। हम लोग कभी एक दूसरे को देख लेते हैं, मिल लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी इस मोहब्बत का क्या अंजाम है, क्योंकि वो एक कैदी है और मैं एक मामूली इंसान। लेकिन हमारी मोहब्बत बिल्कुल मामूली है। हम लोगों की मोहब्बत बहुत पाक साफ है। बस दूर दूर से एक दूसरे को देखते हैं, दिल की बात कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए परेशान रहते हैं। बस यही हमारी मोहब्बत है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि उसने ठीक किया या नहीं। मुझे तो लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और फिर हर जुल्म करने वाले के लिए कोई ना कोई शख्स उसका अंजाम बन के ज़रूर आ जाता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।